गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम अपना टॉपिक आज आगे बढ़ाएंगे। कल हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग में ये पढ़ा था कि क्या उसकी हिस्ट्री है और रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसके रिजल्ट्स क्या थे और उसके आधार पे उसने कौन सा परमाणु मॉडल दिया और उसमें क्या क्या उसके एज्यूम्शंस थे। उन एज्यूम्शंस को आधार बना के हम आज अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन बी एंड थीटा। कल हमने दो वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, एक बी जिसे हमने संगत प्राचल कहा था और एक थीटा जिसे हमें प्रकीर्णन कोण कहा था। और हमने कहा था कि बी जितना जो है वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग थीटा भी वेरी करेगा, क्योंकि बी के हिसाब से इस पे लगने वाला फोर्स भी चेंज होगा। तो इस कारण से अभी अपने पास बी एंड थीटा का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। बी एंड थीटा के रिलेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कल एक फोर्स का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था कि कौन से फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो है K2ZE² कल यहाँ R की जगह आई थिंक B रखा था अपन ने, तो वो भी गलत नहीं है, बट वो एक स्पेसिफिक टाइम पे हो गया कि इस मोमेंट पे जब B डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल के बीच में, इस इंस्टेंट टाइम पे कितना फोर्स होगा वो हम इस फॉर्मूला B² के थ्रू देते हैं। और अगर जनरली हम बात करें कि भाई पार्टिकल यहाँ भी या यहाँ भी कहीं पे भी हो सकता है, तब फोर्स क्या होगा, तो वो इस फोर्स के थ्रू कंडक्ट होगा। ठीक है। अब देखो अपन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिलेशन अपने को चाहिएगा। वो रिलेशन देखो यहाँ से अपने देखेंगे तो फर्स्ट अपने पास ये P1 है और ये P2 है, मतलब मोमेंटम। ये इस पार्टिकल का इस जगह पे मोमेंटम है, ये इस जगह पे मोमेंटम है। ठीक है। इनको हमने क्योंकि अनलोकलाइज्ड है इसलिए हमने इसको अलग से एक डायग्राम में यहाँ पुट किया। देखो ये P2 मैंने बताया, यहाँ पे अपन ने P1 ड्रॉ किया है, तो ये इसी का एक एनालॉजी है ना। ऐसा नहीं कर सकते हम, यहाँ पे P1 को यहाँ नहीं ला सकते, बट वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग अगर अपन इन दोनों का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम अलग से इसको लिख सकते हैं। तो ये P1 और P2 हो गया अपने पास में। बीच वाला ये एंगल, ये देखो ये वाला दिस वन इज थीटा, और बीच में मैंने एक जो है बाइसेक्टर खींच दिया, तो ये θ/2 हो गया अपने पास। हम इससे करना क्या चाह रहे हैं, हम इससे ये वाला वेक्टर जो है ये पता लगाना चाह रहे हैं। और वेक्टर सम या फिर जो सदिश योग नियम है उससे आप ये देखना कि अगर मैं ये वाला और ये वाला जोड़ दूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 - P1 है, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना। वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल फॉर्मूला होता है ना कि अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके योग को व्यक्त करती है। तो इसका और इसका योग अपने पास ये आएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे अपन सबसे पहला देखो एज्यूम्शन क्या कर रहे हैं हम। मैंने बता दिया ना आपको कि क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं अपन ये क्वांटिटी प्राप्त करना चाह रहे हैं, डेल पी दोनों में पहले और बाद में परिवर्तन कितना हुआ। ठीक है। अब इससे पहले कि हम ये निकालें, एक छोटा सा इक्वेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ P1 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ P2 के बराबर होगा। ये कहाँ से निकाला है हमने, ये हमारा रदरफोर्ड के जो एज्यूम्शंस है जो कल यही लिखे हुए थे अपने, उसमें एक एज्यूम्शन ये था कि जब अल्फा पार्टिकल नाभिक को कोलाइड करता है या टक्कर संगत करता है तो नाभिक पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जैसे अगर मैं गेंद को फर्श पे दे मारूँ या दीवार पे दे मारूँ तो दीवार नहीं हिलेगी, सिर्फ वो गेंद वापस अपने पास आ जाएगी। तो मतलब कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके मोमेंटम में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस के मोमेंटम में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसका फर्स्ट मोमेंटम और सेकेंड मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहने मतलब है m भी सेम रहेगा, मास m भी सेम रहेगा, क्योंकि m तो वैसे भी कोलिजन में नहीं बदलता है, और वेलोसिटी भी उसका क्या रहेगा, v1 और v2 क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये इसका मीनिंग है। ठीक है। तो वेलोसिटी तो बराबर रहेंगे, लेकिन फिर P1 और P2 अलग अलग क्यों हो सकते हैं, तो उसका सीधा सा है क्योंकि P यानी कि लीनियर मोमेंटम, देखिए संवेग, वो एक सदिश राशि है, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड तो इन दोनों वेक्टर्स का बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है, और दिशा अलग अलग होने के कारण से दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अपन निकालते हैं कि अगर ये P1 और P2 अपना जो है वो बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ये जो वेक्टर है अपना डेल P, इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल है तो ये वाला वेक्टर जो है ये अपने पास होता है P1² + P2² -
2p1 p2 cos थीटा। ये इन दोनों दो अगर आपके पास वेक्टर्स हैं और उनके बीच थीटा एंगल है तो इन दोनों का जो ये डिफरेंस है वो इस फॉर्मूला से अपन देते हैं, है ना। सेकेंड ईयर में अपन ने ये फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है एक जगह, आपको रेफरेंस आप देखना कि किस जगह पे ये यूज़ हुआ है, ठीक है। P1 और P2 जो है, क्योंकि दोनों बराबर हमने पहले ही कह दिया, इसलिए ये होगा 2p1 स्क्वायर माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि, और 2p1 स्क्वायर ये भी दोनों क्योंकि एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड इंटू कोस थीटा और अंडर रूट ये, और ये अपने पास फाइनली P1 तो आ जाएगा बाहर और ये बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर है भाई। देखो P1 स्क्वायर है तो वो कॉमन है कि बाहर आ गया, रूट में क्या रह गया 1 माइनस कोस थीटा। हम इस रूट को हटाना चाह रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से अपन इसको हटा देंगे। ये P1 रख दिया मैंने और ये हो जाएगा 2, और ये जो चीज़ है ये हाफ एंगल्स के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के रूप में लिखी जा सकती है। 1 माइनस कोस थीटा जो है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है ना। तो अब ये 2 और 2 ये भी 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी, तो ये कुल मिला के बाहर आ जाएगा 2p1 साइन थीटा बाई 2। अब P1 अभी हमने बात की कि P1 और P2 तो बराबर है और P क्या होता है m इंटू वी, तो मैं लिख देता हूँ इसको 2m इंटू वी साइन थीटा बाई 2। दैट इज द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। एंड ये इक्वेशन मैं देता हूँ B, इक्वेशन B। इक्वेशन A कौन है? इक्वेशन A ये है, ये भी यूज आएगा अपने को। तो डेल P इज इक्वल टू अपने पास 2mv, m क्या है? मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, थीटा है उसका प्रकीर्णन कोण। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक आपको वीडियो के अंदर ये बोला था कि आप इम्पल्स या फिर आवेग को देख के आना, आवेग क्या चीज़ होती है ना। तो अब देखो अपन यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हुए आवेग को यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले देखो इस डेल पी यानी कि इस परिवर्तन का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। तो अगर इस जगह पे मैं ड्रॉ करना चाहूँगा इसको तो इसका कुछ ये डायरेक्शन आएगा अपने पास। तो ये डेल पी हो गया, ये किसका डायरेक्शन हो गया? डेल पी का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, अब इंस्टेंट, अच्छा कुछ एंगल्स भी बता देता हूँ इसमें मैं कि अगर ये अपने पास थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा अपने पास? ये होगा पाई माइनस थीटा, ये होगा पाई माइनस थीटा, मतलब है ना पूरा एंगल। एक बार लिख देता हूँ, ये यूजफुल नहीं है पाई माइनस थीटा, बट क्योंकि ये पूरा 180 है और इसमें से थीटा गया तो ये पाई माइनस थीटा बच गया। अब देखो यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का ये एंगल P1 एंड डेल P के बीच का एंगल देखो ये है, वो जो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके देखोगे ना तो ये थीटा बाई 2 है, ये 90 है, तो ये एंगल हाफ पाई माइनस थीटा होगा। तो दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा का आधा। अगर ये पाई माइनस थीटा का आधा है तो ये एंगल भी क्या होगा भाई? पाई माइनस थीटा का आधा, आधा आधा मिलके 1 हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो, P2 और डेल P के बीच एंगल भी कितना होगा? हाफ पाई माइनस थीटा ही होगा। तो ये P2 एंड ये डेल P के बीच का एंगल भी हाफ पाई माइनस थीटा ही होगा। तो ये वाला एंगल, इसको एक बार मैं इसको सिर्फ आप सांकेतिक रूप में याद रख लेना भाई, ये क्योंकि यूजफुल है। अब देखो यहाँ पे मैं एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो नई चीज़ है फोर्स। एंड फोर्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे फॉर दिस इंस्टेंट टाइम, जब वो अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँचा है ना, एग्जैक्ट जब वो अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा ना, तब हम फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो एकदम लंबवत इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस इसको ऊपर की तरफ भेजेगा। एकदम इसके जब ये ऊपर है तो फोर्स इधर लगेगा ना, भी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। और इस इंस्टेंट सिचुएशन पे मैं ये वाला एंगल मान लेता हूँ फाई। ये मैंने नया वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, नया वेरिएबल है ये। थीटा कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, हमें थीटा और बी के बीच रिलेशन चाहिए, और उस रिलेशन को प्राप्त करने के लिए हमने डेल पी को इंट्रोड्यूस किया है, हमने फाई को इंट्रोड्यूस किया है, हमने एफ को इंट्रोड्यूस किया है। ये एफ है, राइट। तो देखो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि आवेग जो है, आवेग किसकी दिशा में, या फिर ऐसा कह दूं कि संवेग परिवर्तन की दिशा में आवेग क्या होगा? संवेग परिवर्तन
की दिशा में आवेग। अब ये मैंने आपसे कहा था कि आवेग आप पता करना, आई थिंक आपने पता कर लिया होगा, मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका यहाँ पे दे दूंगा। आवेग होता है F इंटू डी टी टाइम पीरियड पे अगर कोई फोर्स लग रहा होता है, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं या फिर टेनिस खेल रहे होते हैं, तो जब रैकेट जो है टेनिस के अंदर टेनिस की बॉल को हिट करता है, तो उस इंस्टेंट टाइम पे एक बहुत तेज फोर्स जो है उस बॉल पे लग रहा होता है। तो बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए जब फोर्स बहुत तेजी ज़्यादा फोर्स लगता है ना, तो उस जगह पे अपन एक नया वर्ड यूज लेते हैं, वो है आवेग, इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स जो है वो होता है फोर्स, जो हम कह रहे हैं बड़ा फोर्स है वो, और dt यानी कि उस छोटे से टाइम पीरियड में जो लग रहा है, तो ये होता है इम्पल्स। ठीक है, अब इस इम्पल्स को मैं यहाँ पे देखूं, क्योंकि F हमने कहा है डायरेक्शनल, किस डायरेक्शन में, संवेग परिवर्तन की दिशा में, तो F इस दिशा में लग रहा है, संवेग परिवर्तन की दिशा में इस फोर्स का घटक क्या होगा, वो होगा F cos phi इंटू डी टी, F cos phi इंटू डी टी। भाई ये F है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, F cos phi सॉरी, तो F cos phi अपने यहाँ लिख दिया। अब देखो एक और यहाँ पे वर्ड में लिख रहा हूँ, 11th क्लास की फिजिक्स में आपको ये प्रमेय मिलेगा, आवेग संवेग प्रमेय, है ना। तो आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार ये चीज़ आती है अपने पास कि आवेग जो है वो वस्तु में संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग जो है वो वस्तु में संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन इज इक्वल टू आवेग, ये है आवेग संवेग प्रमेय, इसको कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डेल पी हमने पहले से ही निकाल लिया है, तो डेल पी विल बी इक्वल टू, ये नेक्स्ट मूव में कर देते हैं अपन कि दैट इज इक्वेशन सी एंड दैट इज इक्वेशन डी। अब देखो डी इक्वेशन में अपन एफ डी थीटा का वैल्यू भी लिख देते हैं और डेल पी का वैल्यू भी लिख देते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ बाय इक्वेशन बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसकी जगह तो लिख दूंगा ये, तो एफ कोस फाई इंटू डी टी, और इसकी जगह लिख दूंगा मैं 2mv साइन थीटा बाय 2। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एफ कोस फाई डी टी इज इक्वल टू 2mv साइन थीटा बाई 2। अब देखो फोर्स जो है अपना, फोर्स माइनस इन्फिनिटी से, या फिर समय जो है समय की बात अगर अपन करें इस पूरे फिनोमिना में, तो हमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का समय काउंट करना है। तो अगर मैं इस पर कोई प्रॉपर लिमिट लगाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टी है, तो वो होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने में एक दिक्कत है हमारे पास। दिक्कत ये है कि फाई भी वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है, दोनों ही वेरिएबल है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि इंटीग्रेशन आप कर रहे हो और दो वेरिएबल उसमें जो है वो कंटेंट करते हो, तो दो वेरिएबल के साथ इसको सोल्व करना पॉसिबल है नहीं। तो हमें इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा भाई, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन टी को एलिमिनेट करते हैं फाई के अंदर। टी को हटा के अपन किस में लाते हैं, फाई में ले आते हैं इस पूरी इक्वेशन को। तो कैसे लाएंगे अपन इसमें ये कह देंगे कि डी टी को मैं लिख देता हूँ डी टी अपॉन डी फाई इंटू डी फाई। दिस इज पॉसिबल, मैथमेटिक्स है ये सिंपल, कि हम अगर डी टी को फाई का फंक्शन मान के करें तो ये हम लिख सकते हैं। अगर ये हम लिख देंगे तो इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा अभी देखो, एफ कोस फाई, एंड ये हो जाएगा अपने पास में डी टी ओवर डी फाई अपॉन डी फाई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, dt तो ये dt तो बदला नहीं, dt तो है इसमें, तो इसको हटाएंगे कैसे अपन। यहाँ पे डी फाई जो है वो एंगल है, डी फाई है एंगल, और एंगल का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो बेसिकली क्या बन जाता है भाई, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो बन जाता है कोस फाई एंड 1 अपॉन ओमेगा डी फाई, 1 अपॉन ओमेगा डी फाई। 1 अपॉन ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, यही तो होती है।
डी थीटा ओवर डी टी होती है वैसे तो, पर थीटा हमने यहाँ पे किसी दूसरी चीज़ को दे रखा है, वो कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल कर रहा है, वेरी कर रहा है समय के साथ, वो क्या है फाई। तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई और इसके कारण से हमारा इक्वेशन बदल के ये हो गया। अब जैसे ये इक्वेशन बदल के ये हो गया, इसको आप थोड़ा सा अलग नोट करना, इसके साथ मत जोड़ना। हमने इसको अलग से दिखा देना है कि भाई हम t को, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से t एलिमिनेट कर रहे हैं हम। लेकिन एक चीज़ और फर्क पड़ेगी, आपने ये देखा होगा कि जब हम इंटीग्रेशन में वेरिएबल बदलते हैं तो उसकी लिमिट भी बदल जाती है, राइट। तो अगर t का लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो फाई का लिमिट क्या हो सकता है। तो देखो अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पे फोर्स की बात करें तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में फील होगा, इसके एकदम पैरेलल में फील होगा। अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी की बात करें तो फोर्स इसके इधर फील होगा। तो मतलब फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है इस लिमिट से इस लिमिट के बीच में। तो उस किसी स्पेसिफिक टाइम में ये फाई हो रहा है और ये कभी जीरो भी हो रहा है, कभी माइनस हाफ पाई बाई थीटा हो रहा है और कभी प्लस हाफ पाई बाई थीटा हो रहा है। तो जैसे ही आप ये लिमिट बदलते हो तो आपकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कि वो हो जाती है आपके पास माइनस हाफ पाई माइनस थीटा प्लस हाफ पाई माइनस थीटा एंड एफ कोस फाई 1 अपॉन ओमेगा, या इसको नीचे लिख देता हूँ यहाँ, ओमेगा एंड डी फाई। इज दैट क्लियर? इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 2 mv साइन थीटा बाय 2। ओके, ये समझ में आ रही हुई बात? एक बार वापस देख लो कि फोर्स एंड इस डेल पी के बीच का डेल पी फिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि P1 फिक्स है, P2 फिक्स है, तो डेल पी तो यही रहेगा। फोर्स हमने एक स्पेसिफिक टाइम पे इस सिचुएशन में निकाला है, लेकिन हमें ये पता करना है कि इस पूरे फिनोमिना में टोटल मोमेंटम कितना चेंज हुआ है। तो उसके लिए हमें ये वाला टोटल मोमेंटम तो ये चेंज होगा, पर इस फोर्स का उसमें क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो फोर्स जो है वो यहाँ से लेके और आगे तक की पूरी सिचुएशन में जितना फोर्स लग रहा है वो सारा काउंट करना पड़ेगा अपने को। और उस सारे काउंट करने के लिए हमने ये इंटीग्रेशन लगाया है। ये इंटीग्रेशन पहले तो t के रेस्पेक्ट में था, तो माइनस इन्फिनिटी टाइम से प्लस इन्फिनिटी टाइम तक फोर्स का कितना रोल रहेगा आवेग के अंदर, वो चीज़ हमें यहाँ मिल रही थी। फिर हमने टाइम को एलिमिनेट कर दिया तो फाई बच गया। अब हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक फाई कितना बदल सकता है। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक फाई बदलने का जो लिमिट है अपने पास में कि यहाँ है, तब इसके साथ फोर्स का, अगर फोर्स ये डायरेक्शन होता तो भाई डेल पी से कितना एंगल बन रहा होता, माइनस हाफ पाई बाई थीटा पाई माइनस थीटा बन रहा होता। अगर फोर्स यहाँ हो जाता मान लो, तो इससे कितना एंगल बनता, हाफ पाई माइनस थीटा पॉजिटिव में। तो इसलिए हमने लिमिट बदल के ये रख दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो जैसे ही अपन यहाँ पे अब इसको सोल्व अगर करना चाहें, इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि एफ एन ओमेगा अपने को पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एफ एन ओमेगा नहीं रखेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा अंदर इसके फाई है या नहीं है। वैसे तो एफ एन ओमेगा में आगे फाई कहीं नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें एफ का वैल्यू एन ओमेगा का वैल्यू रखना पड़ेगा, जिसमें से एफ का वैल्यू तो हमारे पास सीधे सीधे यहाँ पे है, एफ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओमेगा के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नोट डाउन करना है इतनी दूर का, तो ये आप यहाँ पॉज कर ले वीडियो और नोट डाउन कर ले। अदरवाइज आपको पीडीएफ तो ऐसे भी अवेलेबल करा ही देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि भाई देखते देखते हमें लिखना है, तो एक बार आप इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं उधर वाला जो डायग्राम है उसको हटा रहा हूँ। अब देखिए क्या करना है अपने को नेक्स्ट में हमें, देखो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, हमने एफ और ओमेगा पता करने हैं। एफ के लिए तो हमने सबसे पहले ही काम कर लिया, एफ को तो अपने को नहीं डिराइव करना है कुछ भी, ओमेगा को डिराइव करना है। तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट अपन लेके आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो, कि हम पढ़ रहे हैं इस पूरे पार्टिकल को, इस अल्फा पार्टिकल को मूव कर रहा है ये किसमें, कूलम्ब फोर्स में। कूलम्ब फोर्स क्या होता है अपने पास में, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। अच्छा, फर्स्ट ईयर में हमने एक यूनिट पढ़ी थी, फर्स्ट बुक की 3rd यूनिट थी, जिसमें हमने पढ़ा था सेंट्रल फोर्सेज। याद आया? कुछ सेंट्रल फोर्सेज हमने पढ़ रखे हैं। केंद्रीय बल, तो केंद्रीय बल के अंदर जो है हमने ये बात कही थी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है ना।
अगर आपको याद है तो हमने सेंट्रल फोर्सेस की इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला था। एंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको जब हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन आए थे उनको सोल्व किया था, तो एक से तो एनर्जी कंजर्वेशन आया था और दूसरे से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आया था। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि जो भी पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर में क्योंकि गति कर रहा है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा भाई, कंजर्व्ड रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो मैं इस तरह से लिख देता हूं, एम ओमेगा आर स्क्वायर, राइट, और दूसरा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं एम वी बी। ये एम वी बी क्या है, ये एम वी बी इस इंस्टेंट टाइम पे एंगुलर मोमेंटम है, एंड एम ओमेगा आर स्क्वायर इस पूरे ड्यूरेशन में कहीं पे भी एंगुलर मोमेंटम है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना भाई। जनरली हम क्या कह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो पार्टिकल चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, किसी भी स्टेट में एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सिस्टम का। तो एम ओमेगा आर स्क्वायर जो है एम वी बी के बराबर होना चाहिए। तो ओमेगा अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा वी बी अपॉन आर स्क्वायर, एम से एम कट गया तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बी अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन डी हो गया अपना। तो ये हो गया इक्वेशन ई। हम इक्वेशन ई और इक्वेशन ए को इसमें रख देंगे, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ए एंड ई, ये हमारे पास देखो फाइनली क्या आएगा। फाइनली देखो मैं इसको लिख रहा हूँ एफ भी कांस्टेंट है, एफ में कोई फाई का रोल नहीं है इसलिए उसको बाहर लिख दे रहा हूँ मैं। दैट इज के 2ze स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और बट्टे में देखो क्या है, बट्टे में ओमेगा, तो ओमेगा के अंदर देखो क्या हो जाएगा वी बी अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन देखो माइनस है हाफ पाई माइनस थीटा, हाफ पाई माइनस थीटा प्लस में, एंड कोस फाई डी फाई इज इक्वल टू 2mv साइन थीटा बाई 2। LHS चेंज कर दिया, RHS बदलेगा नहीं। तो देखो f की जगह लिख दिया मैंने k 2z अपॉन आर स्क्वायर, और ओमेगा की जगह लिख दिया वी बी अपॉन आर स्क्वायर। कोस फाई डी फाई अपनी जगह पे एज इट इज रह गया, और 2mv ये भी एज इट इज रह गया। सबसे पहले तो चाहो तो आप इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन वी बी। अब देखो ये इंटीग्रेशन आपका होमवर्क है, इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व करना भाई, ये इंटीग्रेशन आप सोल्व करना है ना। निश्चित समाकलन सिंपल है, साइन कोस का आई थिंक कोस का माइनस साइन हो जाएगा, एंड देन ये लिमिट रख के इसको सोल्व करना आप लोग। ये जब आप सोल्व करोगे तो आपको आएगा यहाँ पे कोस थीटा बाय 2। ठीक है, ये सोल्व करना आप पूरा, इसमें कोस थीटा बाई 2 आपके पास आएगा। अच्छा, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को तो b और थीटा में रिलेशन चाहिए, तो ये साइन थीटा बाई 2 को तो आप इधर ले आओ और बाकी सब उधर ले जाओ। तो ये बचेगा कोस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एम वी, और ये वी बी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी बी अपॉन के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर। ये अपने पास हो गया, देखो ये मिलके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट थीटा बाई 2, एंड ये अपने पास हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन नीचे के जेड ई स्क्वायर, और यहाँ पे बी। तो देखो हमारे पास एक रिलेशन फाइनली आ गया है। देखो इन सब में ये m है, v स्क्वायर है, के जेड ई स्क्वायर, ये तो सब कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या आ गया, थीटा और b का रिलेशन आपको मिल गया। अब इस थीटा और b के रिलेशन में क्या चीज़ें हैं या क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, क्या इससे चीज़ें निकल के आएगी, ये आप लोग एक बार देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि थीटा कोट थीटा जो है वो b के साथ में कैसे वेरी करेगा, थीटा बढ़ने पे b क्या होगा, b बढ़ने पे थीटा क्या होगा, घटने पे क्या होगा, ये एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करना। इसके रिजल्ट्स अपन कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद अपन प्रकीर्णन कोण को भी देखेंगे, प्रकीर्णन सूत्र भी निकालेंगे, स्कैटरिंग फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।